नमस्कार। जीएस पाठशाला अर्थात गुरु शिष्य पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम सभी देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो गाइस, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। यह कह सकते हैं कि ये अगर इंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलने के पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने के पहले पूरी दुनिया का यही मानना था कि भारतीय इतिहास का शुरुआत वैदिक एज से हुआ है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तो लोगों का जो ये विश्वास था वो समाप्त हुआ और इस नतीजे पे लोग पहुंचे कि भारतीय इतिहास का शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ, जो कि काफी पहले की बात है, वैदिक काल से काफी पहले की बात। और ये समझ लो अपने आप में आज तक एक रहस्य, एक मिस्ट्री बना हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी मिस्ट्री को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज के हम सभी अपने क्लास में। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अमित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे इस कोड अमित फॉर जीएसपी का यूज कर ले, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट किया जाए। आज का जो अपना लेसन है उसका पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा क्यों जानना होता? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता हमें कैसे चला? तो इस हड़प्पा से पता चला। सबसे पहले जो शहर पाया गया वो हड़प्पा था। कैसे पता चला तो वो समझो। जैसा कि सामने आप इमेज देख रहे हो, यही है सिंधु घाटी सभ्यता का मैप कह सकते हैं। यहां पर हुआ कुछ यूं कि जो लोग थे, यानी जिस वक्त का ये बात हो रहा है उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ठीक है, अंग्रेजों के शासन के वक्त कुछ उन अंग्रेजों ने ये तय किया कि हमें इस रीजन में, ये जो अपना पाकिस्तान वाला रीजन है, इधर रेलवे लाइन बिछाना है। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए अंग्रेजों ने अपने इंजीनियर्स को, मजदूरों को भेजा। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, देखो रेलवे लाइन बिछाने के बारे में पहले एक बात समझ लो सभी, कि जो रेलवे लाइन जब भी बिछेगा, जब भी रेलवे का लाइन कहीं पे पटरी बिछाया जाएगा तो वो स्ट्रेट होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट। वो इस तरह से ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़ जो इलाका होता है उसको एक बराबर समतल किया जाएगा और उसी पर रेलवे का लाइन बिछा होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? स्ट्रेट लाइन बिछाने के लिए जहां पर धरती ऊंचाई थोड़ा अपना लिए हुए यानी ऊंचा है, वहां पर कटिंग करके उसे छोटा करना होगा, जहां पे गड्ढा है उसे भरना होगा, या पुल निर्माण करना होगा, है ना। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि ये जो ऊंचा एरिया था उसको कटिंग करने के दौरान लोगों को कुछ ईंट मिलना शुरू हुआ। क्या मिल रहा था? ईंट। समझना एकदम बात को ध्यान से। तो जब ईंट मिलने लगा तो लोगों ने सोचा कि ये ईंट जो है इसे इस्तेमाल कर लिया जाए अपने कामों में, यानी रेलवे लाइन बिछाने में, स्टेशन का निर्माण में, या जो मजदूर थे वो सभी अपने घर निर्माण करने के लिए इन ईंटों का इस्तेमाल कर लिए। काफी मात्रा में ईंट यहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन ये कहानी जो था धीरे धीरे आगे को पहुंचा और ये पहुंचा अंग्रेजी हुकूमत तक, अंग्रेजी सरकार तक। तो अंग्रेजी सरकार ने 1921 से 1922, यानी ये जो ईस्वी देख रहे हैं, इस ईयर में सर जॉन मार्शल को भेजे, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे से थे, और उन्होंने अपने साथ राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स को ले लिए। ये 3 व्यक्ति गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, या तो फिर कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य थे। इन्होंने यहाँ पर पता करना शुरू किया कि ये ईंट आखिरकार आया कहाँ से, क्योंकि ईंट एक दो तो नहीं था, इतना अधिक ईंट था कि स्टेशन भी बन गया, रेलवे लाइन भी बिछिया और मजदूरों ने अपना घर भी बना लिया उन्हीं ईंटों से। तो अल्टीमेटली जमीन के नीचे से ये ईंट आया तो आया कहां से? तो एक ये समझ लो मिस्ट्री हो गया, तो उसे सॉल्व करना था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले पहुंचे। तो वहां पर पता चला क्या कि भारत में काफी समय से पहले लोग रह रहे थे, है ना। काफी समय पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे और वो जो था टोटल एक सिविलाइजेशन था जिसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास मिला।
हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो साइट, जो शहर मिला वो हड़प्पा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हड़प्पा मिलता है इस सभ्यता में, और काफी पुराना ये सभ्यता रहा था। इसमें पाया गया कि एक तो इसका खोज हुआ है 1921 ईस्वी में, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार जब हम लोग देखते हैं तब पता चलता है नॉर्थ में कश्मीर, और उसी तरीके से ईस्ट में मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, साउथ में हम लोग देखते हैं देमावाद जो कि नर्मदा नदी के पास पड़ता है, और वेस्ट में सुत्ता गेंडोर। कुल मिलाकर कहा जाए तो नॉर्थ टू साउथ का अगर हम लोग बात करते हैं, नॉर्थ टू साउथ का बात करते हैं, टोटल 1100 किलोमीटर है, और ईस्ट से लेके वेस्ट का अगर बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर। यानी काफी बड़े एरिया को, काफी बड़े रीजन को हैंडल कर रखा था या कवर कर रखा था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा चीज, इसका जो एरिया हमें दिखा वो ऑलमोस्ट त्रिभुज के आकार का है, यानी ट्रायंगल शेप में हमें दिखता है। कैसे, तो देखते हैं मैप में क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये ट्रायंगल शेप में हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसका जो कह सकते हो आप विस्तार है, जो फैला हुआ है, मिस्र और मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वो जितने दूर तक उसका एरिया कवर करता था उससे कहीं अधिक अपना सिंधु घाटी सभ्यता अपना जो है एरिया कवर कर रहा था। कांस्ययुगीन सभ्यता इसमें एक आता है जो कि वर्तमान पाकिस्तान से भी बड़ा था, कांस्ययुगीन, क्योंकि कांसे का यूज हो रहा था उसमें। नगरीय सभ्यता, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एक नगरीय सभ्यता था, अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वैदिक एज, वो एक ग्रामीण सभ्यता यानी रूरल सिविलाइजेशन था। यानी ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक एज के पहले का है, उसके बावजूद नगरीय सभ्यता है, और उसके बाद का जो वैदिक एज आया वो ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कालीबंगा को छोड़कर जो भी हमें नगर मिला है वहां पर पक्के ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। पक्के ईंट यानी रेड ब्रिक, लाल रंग का जो ईंट होता है ना। आप सिंपल बात समझो कि मिट्टी से ईंट को बनाया जाता है, कच्चा ईंट रहता है, फिर उसे आग में पका दिया जाता है, पका ईंट बन जाता है, रेड कलर का बन जाता है। तो उस वक्त लोगों का सिविलाइजेशन या टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था कि उन्हें पता था कि कैसे ईंट बनाना है मिट्टी से, फिर उसे आग में गर्म करके उसे पका ईंट बनाना है। और पूरे इंटायर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें रेड ब्रिक का यूजेस दिखा है, सिर्फ कालीबंगा को छोड़ करके। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, उसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आज के इस सेशन में। दूसरा, सफाई और स्वच्छता पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत सोच समझ के बनाया गया था। तो देखिए, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक तो सफाई एवं स्वच्छता पर काफी बल दिया जा रहा था, काफी ध्यान दिया जा रहा था। यानी कि आज के समय में जो हम लोग बात करते हैं क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, यानी साफ सफाई के बारे में, वो सारा व्यवस्था हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जल निकासी का भी उत्तम व्यवस्था था, यानी जो ड्रेनेज का बात किया जाता है, जैसे आज आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज देखते हैं बहुत सारे मेट्रो सिटीज में, तो उस तरीके से वहां पर उस वक्त भी ड्रेनेज का काफी अच्छा व्यवस्था किया गया था। बिल्कुल भी पर्यावरण के अनुसार ही सारे व्यवस्था को बनाया गया था। तो देखो गाइज, एक बात समझना कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर लोग आए या बसें या हम लोग को जो शहर में दिखता है, उसके पीछे एक रीजन तो हमें साफ समझ में आता है कि ये प्लांट सिटी था, यानी कि पहले से लोग कहीं पे रह रहे होंगे, और वो सभी जब उनका इनकम, उनका व्यवस्था काफी बेहतर हो गया होगा, तो उन्होंने अपने कर सकते हैं रहने वाले स्थान को किसी और जगह पर व्यवस्थित किया और प्लानिंग के साथ बनाया। क्योंकि प्लांट सिटी ऑटोमेटिकली नहीं बनता है कभी भी, उसे तभी बनाया जा सकता है जब लोग पहले से कहीं पे रह रहे हों। सपोज डेट लोग पहले से इस एरिया में रह रहे हों, अब उन्हें लगा कि हमें थोड़ा मॉडर्न तरीके से अच्छी जगह पर कहीं पर रहना चाहिए, तो एक प्लांट सिटी बनाएंगे। प्लांट सिटी जो बनाएंगे उसमें हर चीज परफेक्शन के साथ होगा। जैसे आप देख लो चंडीगढ़ है, नोएडा है, क्या है? प्लांट सिटी है, परफेक्शन के साथ है ना। तो यानी कि लोग पहले से कहीं पे रह रहे थे, वो अपने विकास के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास किए, वो प्लांट सिटी बनाए, और वो सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली कहलाया। यहाँ हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो से हमें एक खास चीज मिला है, विशाल स्नानागार। और ये मोहनजोदड़ो के अलावा हमें, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के साथ ही साथ हमें एक और चीज क्या मिला है?
विशाल अन्नागार, समझना विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ, है ना। और दूसरा विशाल अन्नागार यानी ग्रेनरी, जहां पर खाद्य सामग्री को रखा जाता है। जैसे आज के आधार पर देखा जाए तो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोडाउन्स होते हैं, उसी तरीके से कुछ विशाल अन्नागार रहते थे, जहां पर क्या होता था कि जो भी खेती होता था उसे उन ग्रेनरीज में रख दिया जाता था और फिर आवश्यकता के अनुसार वहां से निकाला जाता था, मार्केट में सेल किया जाता था। वो इसलिए ग्रेनरी में रखा जाता था ताकि बाय फ्यूचर किसी समय अकाल आ जाए या कुछ भी समस्या वैसा आ जाए तो वहां से अनाज को निकाल करके सोसाइटी में सप्लाई दिया जा सके, ठीक है। और ये जो विशाल अन्नागार है हमें हड़प्पा नामक शहर में 6 मिले हैं, मोहनजोदड़ो में 1, हड़प्पा में 6। और जो स्नानागार है यानी ग्रेट बाथ वो केवल और केवल मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जो कि आप मूवी में भी एक देखे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था उसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट क्या है। पहला तो नगरीय सभ्यता, पर्यावरण के अनुकूल, दीवारें जो थी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। लेकिन जो यहाँ पर नगर था पूरा का पूरा नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पहला हमें दिखता है पश्चिमी भाग, ये प्रथम भाग था, इसको नगर दुर्ग भी कहते हैं। दूसरा पूर्वी भाग जो है वहां पर आम जनता मेनली रहा करते थे। तो ऐसे समझो कि ये जो पश्चिमी हिस्सा था इसका हाइट अधिक था, ऐसे समझ लो, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा हाइट करके उस पर पूर्वी भाग था। ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहा करते थे, राजा महाराजा इस टाइप के लोग। दूसरा सीताडेल, नगर दुर्ग, मतलब ये जो पश्चिमी भाग है इसी को हम लोग सीताडेल या नगर दुर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे, ऊंचाई पे रहते थे, ताकि वहां पर ऊंचे में रहने की वजह से दूर तक देख पाए कि उनके नगर में एक्चुअली हो क्या रहा है। और इनका संख्या कम होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते थे, इसलिए पश्चिमी भाग जो है उसका एरिया छोटा है, हाइट अधिक। लेकिन पूर्वी भाग में आम जनता रहते हैं, ऑब्वियसली आम जनता का संख्या अधिक होता है, तो पूर्वी भाग का एरिया अधिक होगा लेकिन हाइट कम होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो हैं बाउंड्री वॉल उसमें लगे रहते थे, बड़े बड़े दीवार से वो पैक रहते थे चारों तरफ से सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके उसके इंपॉर्टेंट शहर को, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट सिटीज है, साइट्स है बोल सकते हैं। तो देखो महत्वपूर्ण नगरों में पहला हमें दिखता है हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कालीबंगा, सुक्कागेंडोर, बनावली और लोथल। ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इन 7 को हम लोग देखेंगे एक करके। ये आपके सामने सॉरी मैप है जिसमें आपको दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कहां कहां पर किस तरीके से कुछ फैला हुआ था। तो पहला है अपना हड़प्पा। ये जो आपको सामने दिख रहा है सॉरी, ये हड़प्पा का मैप है, सॉरी हड़प्पा का मैप नहीं बोलेंगे, शहर है। आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से प्लांट तरीके से बना हुआ सारा का सारा, है ना। लोग कितनी साफ सफाई के साथ रह रहे हैं, नाली बना हुआ है, घर जो है 1 फ्लोर और डबल फ्लोर दोनों बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस शहर को, है ना। एक यहाँ पर गेट है मेन एंट्री के लिए, यहाँ से लोग एंटर करते हैं, चारों तरफ ये नगर है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से घर, 2 घरों के बीच में इक्वल फासला यहाँ पर दिया गया है। काफी सोच समझ करके पूरे प्लानिंग के साथ इसे बनाया गया था, यानी बसाया गया था कह सकते हैं। हड़प्पा इसलिए इतना अधिक फेमस है क्योंकि ये पहला वैसा साइट है जो पाया गया, सबसे पहले जो मिला वो हड़प्पा ही था। उसके बाद फिर बाकी के शहर मिलते हैं, हड़प्पा में ही सबसे पहले लोगों को वो ईंट मिले। ईंट मिलने की वजह से वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहुंचा और वो सर्च किया, सर्वे किया, तब पता चला ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आज से कई हजार साल पहले का एक सभ्यता है। यहां हम लोग देखते हैं कहां पर ये रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, मांटोगोमरी जिला, जो कि पश्चिमी पंजाब में पड़ता है और वो पाकिस्तान में है। इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है पिगट के द्वारा। अर्ध औद्योगिक नगर मतलब जहां पर लोग रहते भी थे और जहां पर उत्पादन, प्रोडक्शन का काम होता था, जैसे कुछ सामान बनाना, बर्तन बनाना, ये सारे कपड़े बनाना, ये सारी चीज। ये देख लो सामने आप हड़प्पा को मैप में, आपको सामने दिख रहा होगा मैप में कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये रावी नदी है, रावी नदी के जस्ट बगल में ये अपना हड़प्पा है और ये पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यही शहर मिला। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, काफी फेमस है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ मृतकों का टीला।
देखो ये जो नाम रखा गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये नाम जो है उस साइट के अनुसार नहीं रखा गया। जिस वक्त ढूंढा गया 1921 में 22 में, तो उस वक्त उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा बोला गया। जिस जगह का नाम मोहनजोदड़ो था उसका मोहनजोदड़ो बोला गया। ठीक है। मृतकों का टीला, यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज धरती के अंदर समाये हुए थे। देख लो आप कितने अच्छे तरीके से प्लानिंग से बना हुआ है। ये जो है ये सीटाडेल है, ठीक है, सीताडेल, जहां पर राजा महाराजा टाइप के लोग रहते थे, और ये आम जनता के लिए है। अब जैसे देख लो पूरा 90 डिग्री एंगल में मेन रोड है ना, और बीच में ये एक चौराहा है जिससे सारे रोड आपस में आके जुड़ रहे हैं। सारा का सारा रोड आपको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में मुड़ता हुआ दिखेगा, कहीं पर भी आड़ा टेढ़ा तिरछा रोड नहीं दिखता है। कहाँ है? सिंध लकराना में। यहाँ पर हमें सबसे मेन चीज क्या मिला है? बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित की मूर्ति, ये तीन चीज, यानी ग्रेनरी, ग्रेट बाथ और पुरोहित क्या मूर्ति, स्कल्पचर, ये तीन चीज यहाँ पर खास मिला है। स्नानागार कैसा है चलिए देखते हैं आगे के स्लाइड में कैसा है वो ग्रेट बाथ। पहले आप देख लो मैप में हड़प्पा कहाँ पर है, सॉरी मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो ये आपको मोहनजोदड़ो दिख रहा है ना, पाकिस्तान वाले रीजन में ये अभी सिचुएटेड है। तो देखो ये है ग्रेट बाथ जो कि काफी फेमस रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये सीढ़ी है उतरने के लिए, इधर साइड से भी इधर साइड से भी। चारों तरफ ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर मेनली कमरे हुआ करते थे जहाँ पर लोग कपड़े चेंज किया करते थे। और इसका एक खूबी क्या है कि इसमें एक ड्रेनेज होल भी बना हुआ है इस ग्रेट बाथ में। जब इसका यूज करना हो पानी डाल दिया जाता था कुएं से। आसपास में टोटल 700 कुएं पाए गए हैं, ठीक है। उन कुओं से पानी निकाल के डाल दिया जाता था इसमें, और यूज हो जाने पर ढक्कन खोल देने पर वो पानी पूरा बह करके सिंधु नदी में जाकर मिल जाता था। यानी कुछ खास ओकेजन में ही इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे एक आभास पता चलता है कि शायद यहाँ के लोगों का संबंध किससे हुआ होगा। तो जो बाकी एरिया में लोग हैं आम, यानी कह सकते हैं वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं नेचर का पूजा किया जाता है, सूर्य का पूजा किया जाता है, तो उनसे रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर सिम्टम्स दिखता है कि उस वक्त भी लोग शायद नेचर का पूजा किया करते होंगे, पानी में रह करके पूजा किया करते होंगे, पानी का वैसा इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे आज भी आप देखो हिंदू धर्म में आपको पानी सूर्य का पूजा मिलता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिल रहा है। ये देखो ये जो आपको दिख रहा है मोहनजोदड़ो से जो साइट लास्ट में बचा, यानी खुदाई के बाद जो हमें मिला वो है। छत सबका गायब है, दीवार आपको खड़ा हुआ दिख रहा है। और सोचो इतने 1000 साल बाद भी इनका दीवार अगर मजबूती से खड़ा है, यानी कितनी मजबूती से बनाया गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप सामने ये देख रहे हो, ये उस साइड का फोटो है। आप देख रहे हो कि ना काफी सिचुएटेड अच्छे तरीके से बना हुआ है, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, आड़ा टेढ़ा तिरछा इस तरह से कुछ नहीं दिखता है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल है और आज तक दीवार ज्यों का त्यों खड़ा है, तो इसकी मजबूती को आप समझ सकते हो, है ना। आगे हम लोग देखते हैं चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में, ये भी सिंध प्रांत में है, यानी पाकिस्तान वाले एरिया में। एन.जी. मजुमदार के द्वारा खोजा गया था इसे। ये एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल है जहां पे दुर्गकृत सैंधव स्थल, दुर्ग मतलब दुर्ग आप समझ लो, आप टावर समझते हो ना, टावर, तो जो रेक्टेंगल शेप से बाउंड्री बनता होगा उसमें यहाँ पर इस तरीके से किनारे किनारे में कोई जहाँ पर एंगल चेंज होता है, मुड़ता है, वहां पर टावर रहता था काफी ऊंचा ऊंचा, जहां पर सिपाही जो होते थे खड़े रहते थे और दूर से वो नजर रखते थे कौन शहर के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है। दूसरा यहाँ पर कुछ कारखाने टाइप से भी मिले हैं, बटखरे मनके बनाने के। लोकेशन इसका हम लोग देखते हैं तो ये आपको दिख रहा है सिंधु नदी के किनारे चुनहुदड़ो। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, राजस्थान से जस्ट बाजू में, ऊपर में मोहनजोदड़ो, नीचे में ये चुनहुदड़ो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कालीबंगा, ये इंडिया में है। कालीबंगा मतलब काली यानी ब्लैक, बंग मतलब चूड़ी, यानी काले रंग की चूड़ियां। ये जो कालीबंग है ये एक्चुअली में हनुमानगढ़ के पास पड़ता है, राजस्थान में है। हनुमानगढ़ जो वो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर में पड़ता है। एक तरफ राजस्थान का हनुमानगढ़, एक तरफ पंजाब का भटिंडा शहर आपस में लगते हैं। तो उसी हनुमानगढ़ में कालीबंग मिला, जहां पर हमें क्या क्या मिला है? अलंकृत खेत, यानी डिजाइन किया हुआ खेत, जुता हुआ, सॉरी अलंकृत ईंट मतलब डिजाइन किया हुआ ईंटा, जुता हुआ खेत, अग्नि वेदिका यानी अग्नि का कुंड, ये सारी चीज हमें, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज हमें मिले हैं कालीबंग से। कहाँ पर है मैप में देख लेते हैं लोकेशन। तो ये आपको जैसा कि दिख रहा है सतलज नदी के जस्ट
बाजू में ये पड़ता है। आप देखना सारे जो साइट्स दिख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिंधु या उसके जो ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है उसी के आसपास आपको बसा हुआ दिखता है ना। इसी कारण से भी इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो लोग नदी किनारे मेनली बसना पसंद करते हैं, इसलिए नदी किनारे सारा मिल रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिम में अंतिम बिंदु, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अगर वेस्टर्न पार्ट में जाओगे तो सबसे लास्ट में सुतका गेंडोर है। कहां पर है तो देखते हैं, यहाँ से घोड़े का हड्डी मिला, सबसे यूनिक चीज जो कि कहीं भी नहीं मिला है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये ना ही इसके पहले वाले एज में ना बाद वाले एज में भी कुछ खास नहीं देखने को मिलता है। तो ये सुतका गेंडोर है ना, कहाँ, पाकिस्तान में आखिरी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का। नीचे अरब सागर और यहाँ पर सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर में जो घोड़े का हड्डी का साक्ष्य मिला, इससे हमें पता चलता कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों का बिजनेस चला करता होगा मेसोपोटामिया मिस्र के लोगों के साथ। लोग इसी रूट से होते हुए आते होंगे, घोड़े से यहाँ तक आते होंगे, फिर यहाँ से इंटर करते होंगे इंडिया की तरफ, है ना, इसी तरीके से। और देखो जो भी सिंधु का शहर नदी किनारे बसा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, नदी उस वक्त क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया नदी होता था। क्यों, तो समझो इसे जरा सा ध्यान से। अब देखो ये नदी है, ठीक है, अब इसके किनारे शहर है, तो नदी के किनारे क्या होगा, ग्रेनरी शहर का पहले तो जो भी खेती होता था नदी के माध्यम से शहर तक आता था। तो नदी किनारे शहर बसने का सबसे बड़ा रीजन था, तो लोग वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे मेन पानी यानी नदी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वाटरवे जो होता सबसे सस्ता और सबसे बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। क्योंकि सड़क के लिए आपको रोड बनाने पड़ेंगे, हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। नदी में वैसा कुछ नहीं है, बस आपको नाव बनाना है। दूसरा, कोई उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी का भी जरूरत नहीं है, बस विंड एनर्जी से नाव आपका आगे बढ़ जाता है ना। तो इन सभी वजहों से नदी किनारे शहर बसा करते थे, और शहर का जो वो हिस्सा जो नदी किनारे है वहां पर एक ग्रेनरी होता था, नगार होता था, जहां पर अनाज आकर रखे जाते थे और फिर वहां से अनाज फिर निकल करके बाहर को जाते थे। यानी जो भी गोदाम होगा किसी भी शहर का सिंधु घाटी सभ्यता में वो नदी किनारे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट शहर है बनावली, जो कि हिसार हरियाणा यानी इंडिया में मिले है। ये यहाँ पर खूबी क्या है, जैसे कालीबंग और बनावली दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है कि इसमें हड़प्पा के समय का और हड़प्पा के पहले का दोनों पीरियड का के लोगों का साक्ष्य मिलता है। यानी हड़प्पा के पहले से भी लोग यहाँ पर बनावली में या कालीबंग में रह रहे थे, बाकी जगहों पर हड़प्पा के बाद गए। जैसा कि आप देख रहे हैं शहर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। यहाँ पर से हमें इंपॉर्टेंट क्या मिला है, अग्निवेद का यानी आग का कुंड, लाजवर्द मणि, मनके, ये सारी चीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन जो है कहां पर है। तो इसका लोकेशन आपको जैसा कि यहां पर दिख रहा है बनावली, कालीबंग से जस्ट बाजू में, इसलिए कालीबंग और बनावली दोनों जगह पर हड़प्पा के समय और हड़प्पा के पहले के लोगों के साक्ष्य भी मिले हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल। ये जो आप देख रहे हो ड्रेनेज सिस्टम है, नाला है। देखो लोथल कहां पर है पहले ये समझो। ये आपको दिख रहा है लोथल यहां पर है ना, गुजरात के पास। यहां पर खूबी क्या है, लोथल में क्या हमें खास मिला, तो वो देखो। लोथल जो है इसका सबसे बड़ा खूबी ये है कि यहां पर हमें मिला है बंदरगाह यानी पोर्ट, है ना। यहां पर हमें मिला है बंदरगाह यानी पोर्ट, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, जहां पर पानी के बड़े बड़े जहाज जाकर के लगते थे, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त समुद्री व्यापार हमारा हुआ करता था, मिस्र मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता होगा, समुद्र के सहारे लोग आते थे, यानी इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था। आज जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन का बात करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही दिख रहा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही ग्लोबलाइजेशन हमें दिख रहा है। तो ये सब हमें एक अच्छा खूबी यहां पर दिखता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के और भी जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका कुछ लिस्ट है। देखो इसमें क्या है समझना, यहां पर उस साइट का नाम है, ठीक है, यहां पर किस नदी किनारे बसे हुए वो लिखा हुआ है, ये किस वक्त उसे ढूंढा गया था उस ईयर के बारे में है, ढूंढने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन है उनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक्चुअली में प्रेजेंटली कहां पर वो लोकेटेड है वो दिया हुआ है। तो इसे आप याद कर लेना, इस वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करते हैं आपके एग्जाम्स में।
अब देखते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो देखो, कृषि, व्यापार, पशुपालन, 3 चीज होता था। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, ये जो कृषि में जो व्यापार देखते हैं हम लोग, बिजनेस दोनों था, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। जैसा कि अभी हम लोग देखें, ग्लोबलाइजेशन का दौर उस वक्त भी था, मिस्र से, मेसोपोटामिया से अपना व्यापार चल रहा था, यानी ग्लोबलाइजेशन उस वक्त भी था, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रेड चला करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृषि पदार्थों का जो आपूर्ति होता था शहर में गांव से। तो एक चीज याद रखना गाइज, कि कोई भी नगर तभी बच सकता है जब कोई ना कोई गांव यानी विलेज उस नगर के लिए फूड प्रोडक्शन करे, भोजन का आपूर्ति करे। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं खेती नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भोजन का व्यवस्था मुझे मिल जाएगा, किसान खेती कर रहे हैं, उसे मैं खरीद के कंज्यूम कर लूंगा। अगर ऐसा होता कि हर इंसान केवल उतना ही प्रोडक्शन करता खेती में जितना कि वो कंज्यूम कर सके, तब फिर हर एक व्यक्ति को खेती करना पड़ता, कोई भी व्यक्ति खेती से अलग नहीं हो सकता था। तो जब तक सरप्लस, याद रखना, सरप्लस खेती नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति खेती से के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लग सकता है ना। और शहर के लोग चूंकि खेती नहीं कर रहे हैं, खेती के अलावा अलग कार्य में लगे हुए हैं, इसका मतलब कि गांव के द्वारा सरप्लस मात्रा में खेती किया जा रहा है और उन तक अपना भोजन पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से लोग किसी और कार्य में बिजी हो रखे हैं। समझे बात? यानी कि खेती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फूड, भोजन के बिना कोई भी इंसान का बैटरी अधिक समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर कि देखो, यहां पर जो इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोग देखें, इसमें एक और चीज क्या है कि जो भी नगर बसते थे नदी किनारे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे मेन क्या यूज हो रहा था? वाटरवे, नदी। दूसरा, अन्नागार भी नदी किनारे बनाते थे, है ना, ताकि भोजन आए, खेत गांव से जो भोजन आए उसे तुरंत अन्नागार में रखा जा सके, ज्यादा दूर ना रहे। बार्टर सिस्टम चलता था, यानी करेंसी का यूज नहीं होता था। तब आप पूछोगे कि ना भैया, अगर बार्टर सिस्टम चलता था तो ये सभी क्या है ना? तो ये सभी करेंसी नहीं है, ये सभी मोहर हैं मन के। ये क्या होते थे समझना, बताता हूं, जस्ट ए मिनट। सिंपल समझो कि एक ये बोरी है जिसमें अनाज जो है डालकर भेजा जा रहा है ना, ये रस्सी लटका हुआ बांध के। रास्ता में हो सकता है कोई इस बोरी को खोल ले, इसमें से कुछ निकाल ले या कुछ डाल दे, तो उस कारण से बांधने के बाद उसमें मिट्टी का एक लेयर लगा करके मोहर से छाप मार के सील कर दिया जाता था। सील, जैसे आप देखते हो स्टाम्प होता ना, वैसे ही कुछ इस्तेमाल होता था उसका, इस चीज का। और ये जो सील होता था इसी मनके के माध्यम से, मोहर के माध्यम से होता था, तो उसी में इसका इस्तेमाल होता था। नॉर्मली लोग लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, यानी एक्सचेंज पॉलिसी करते थे, यानी सामान के बदले सामान, है ना। ये सारा व्यवस्था चल रहा था। आगे देखते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन के बाद और क्या है, क्या क्या हम लोग मंगाते थे, कहां से। तो ये पूरा लिस्ट है आपके सामने कि सोना कहां से मंगा रहे हैं, टीन कहां से मंगा रहे हैं। तो इसे भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से मंगाते थे या टीन कहां से मंगाते थे। नॉर्मली अनाज हमें नहीं मंगाना होता था, अनाज का खेती अच्छा खासा था, बाकी सभी चीजों को मंगाना होता था बाहर से। फिर धार्मिक व्यवस्था के बारे में तो देखो गाइस कुछ खास पता नहीं चलता है, लेकिन हमें कुछ मुहर मिला है, मनका मिला है, जिससे हमें कुछ आइडिया लगता है। क्या पता चलता, तो देखो, मुहर मनकों से प्राकृतिक और प्राकृतिक तत्वों का पूजा करते थे, ये पता चलता है, क्योंकि जो मूर्ति है या मुहर है उसमें नेचर से रिलेटेड कुछ हमें दिखता है। जैसे एक मुहर हमें मिला, ये जो सामने आप देख रहे हो, है ना, कहा जाता है कि भगवान शिव का आकृति में बैठा हुआ कोई पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ कोई योगी है, जिसका संबंध बाद में शिव या रुद्र से जोड़ा जाने लगा। जो मूर्तियां अधिकतर मिली हैं वो महिला की मूर्ति है, यानी स्त्री के रूप में पूजा किया जाता होगा। दूसरा, मातृदेवी प्राकृतिक पूजा, नेचर का पूजा करते थे। जैसे हमें पानी मिला, उससे आवास हुआ शायद पानी, सूर्य का पूजा किया जाता होगा। जैसे अभी बिहार वाले रीजन में छठ का पूजा होता है, तो उसमें पानी में खड़ा होकर के सूर्य का पूजा किया जाता है। उसे यही कुछ शायद सिंधु घाटी सभ्यता में रहा होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं मुहर पर कुबर वाले बैल पीपल का प्रतीक है,
और एक चीज और क्या पता चला कि शायद रीबर्थ, पुनर्जन्म में लोग विश्वास किया करते थे कि इंसान का दोबारा जन्म होता है। इसी कारण से हमें दिखता है ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट। यहां लोग देखते हैं कि पशुपति या रुद्र देवता, जो जिनको कहा गया बाद में, वो ही शिव से उनका संबंध जोड़ा जाने लगा। यानी जो मुहर में व्यक्ति मिला है पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ, उसे पहले तो पशुपति या रुद्र देवता कहा गया और बाद में कुछ समय बाद उसे शिव कहा जाने लगा, है ना। इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन आता भी है कि ये जो शिव का आकृति बोल लो या पशुपति बोल लो, इसके दाईं ओर कौन सा जानवर है और बाईं ओर कौन सा जानवर है। तो ये सामने लिखा हुआ है, जैसा कि दाईं ओर में चीता और हाथी है, जैसा कि आप सामने यहां पर देख रहे हो, ये चीता और ये हाथी। और बाईं ओर में कौन है, तो ये गैंडा और ये भैंस। ये बाईं ओर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। धार्मिक व्यवस्था के बाद ये भी और कुछ मुहर मिले हैं, जैसे ये कुंवर वाले बैल, ये आप कह सकते हैं यूनिकॉर्न नाम से एक जानवर हुआ करता था, एक सिंग वाला घोड़ा, घोड़ा जिसके आगे एक ही सिंग रहता था, घोड़ा या हिरन जो भी रहा हो। ये कुंवर वाले बैल का पूजा किया जाता था, जैसे आज हिंदू धर्म में भगवान शिव से संबंध जोड़ा जाता है कुंवर वाले बैल का, है ना। दूसरा, अब बात आता है कि दाह संस्कार कैसे करते थे, तो उसका 3 स्टेप हमें पता चलता है: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। समझना क्या है पूर्ण समाधान, पूरे से शव को जला देना, यानी दफना देना। आंशिक समाधान, कुछ हद तक दफनाना। यहां पर देखो एक कॉन्सेप्ट क्या अलग है। नॉर्मली दफनाया जाता था, लेकिन समाधान का प्रोसेस क्या था कि कहीं कहीं कभी नॉर्मली होता था क्या, पूरी तरीके से जला दिया जाता था, कभी कभी कुछ हद तक जलाया जाता था, जो बचता था उसे दफना दिया जाता था। और कलश समाधान में लगभग में जलने के लिए छोड़ दिया जाता था, लास्ट में जो बचता था अवशेष उसे कलश में डाल करके दफना दिया जाता था, है ना। ये 3 तरह के हमें मिलता है: पूर्ण समाधान, पूरी तरीके से बॉडी को दफना देना; आंशिक समाधान, थोड़ा सा जलाना, जो थोड़ा मतलब आधा जला देना, आधा जो बचा हुआ है उसे दफना देना; कलश समाधान, पूरा से जला देना, जो अवशेष बचता है, राख बचता है, उसे कलश में डाल के दफना देना। ठीक है, पूर्ण समाधान का एग्जाम्पल सिंपल है, जैसा कि बॉडी दफनाया गया है। कलश समाधान तो अभी भी हमें दिखता है हिंदू धर्म में कि जलाने के बाद जो अवशेष राख रहता है उसे कलश में डाल करके गंगा में बहा जाता है। उस समय दफनाया जाता था, लेकिन अभी बहा जाता है और उस वक्त दफनाया जाता था गंगा में। दूसरा, नॉर्मली एकल होता था, नॉर्मली एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन लोथल से हमें युगल मिला, यानी जोड़ा में एक कब्र में 2 व्यक्ति को, यानी एक स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया है। तो शायद लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे कब्र से हमें बॉडी के साथ कुछ उनके यूजेबल चीजें मिले हैं, जैसे बर्तन या ज्वेलरी, ये सारी चीज, है ना। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक व्यवस्था कैसे था। तो समाज मातृ सत्तात्मक था, ये बात एकदम से ध्यान रखना। इसके पहले हमने स्टोन एज देखा था, जिसमें कि समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में समाज स्त्री प्रधान हो गया, मातृ सत्तात्मक। और इसके बाद का जो वैदिक काल आएगा वो भी पुरुष प्रधान होगा। ठीक है, यहां पर हमें 2 यूनिट क्या दिख रहा है, समाज मातृ सत्तात्मक पहला, और दूसरा समाज जो था शहरी व्यवस्था था, शहरी सभ्यता था। लोगों का, यानी समाज का जो सबसे बेस, सबसे प्रमुख आधार होता था वो होता था परिवार। परिवार से बोल सकते हैं गांव, गांव से शहर, इस तरीके से बनता था। लोगों को फैशन के बारे में जानकारी था, आभूषण का इस्तेमाल करते थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के लोग होते थे। मनोरंजन के लिए नृत्य किया करते थे, शतरंज का गेम भी हुआ करता था। दूसरा, नर्तकी का मूर्ति भी हमें मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि हम लोग देखेंगे आगे। इसके अलावा लिखने का शैली क्या था, राइट टू लेफ्ट। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं क्या, लेफ्ट से शुरू करते हैं राइट की ओर जाते हैं, है ना। लेफ्ट से शुरू करते हैं राइट की ओर जाते हैं, लेकिन उस वक्त लोग कैसे लिखते थे, राइट से शुरू करते थे, लेफ्ट की ओर जाते थे। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो उल्टा, कुछ इस डायरेक्शन में लोग लिखा करते थे, इधर की तरफ बढ़ते हुए लिखा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सामाजिक जीवन का कुछ हमें एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक दिल्ली के एक म्यूजियम का फोटो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को बताता है। ये सब ज्वेलरी मिला, जिससे पता चला कि लोग फैशन के बारे में जानते थे। आगे हम लोग को क्या दिखता है, लोग धातु का काफी अच्छे से बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमें दिखता है क्या, तांबा, टीन, कांसा, इन सभी चीजों का, यानी तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। यानी काफी अच्छा उनका टेक्निकल डेवलप हो रखे होंगे, क्योंकि तांबा
तीन को मिला करके कांसा बनाना कोई आसान चीज नहीं है। पहले तो ये खनिज है, ढूंढना पड़ेगा, पता करना होगा कि जमीन में कहाँ पर तांबा मिलेगा, जमीन में कहाँ पर टीन मिलेगा, ठीक है। फिर कितनी मात्रा में किसे मिलाना है, गलाना कैसे है, तब जाकर के कांसा बनता है। यानी लोगों को अच्छा खासा जानकारी था टेक्निकल। दूसरा हम लोग ये दिखता है कि द्रविमोम तकनीक से, लोस्ट वैक्स टेक्निक से कांसे के नर्तकी का मूर्ति बनाया गया, नर्तकी का मूर्ति जो कि कांसे का बना हुआ है। द्रविमोम तकनीक क्या होता है, जैसे पहले क्या किए, एक मूर्ति हम समझ लो इस तरीके से बना दिए, ठीक है, मोम का। उसके ऊपर क्या किए कि मिट्टी का एक लेयर से कोट कर दिए, मोटा लेयर, ठीक है। अब उसे क्या करेंगे, पका देंगे, आग में गर्म कर देंगे। जो मिट्टी का लेयर वो पक जाएगा, अंदर का पोर्शन वैसा ही हो जाएगा जैसा कि मोम का शेप रहा। लेकिन मोम जो है कुछ देर में आग में गर्म होने की वजह से गल जाएगा, गल के एक छेद रहता था, छेद से बाहर आ जाएगा, पूरा अंदर पूरा होल हो गया, खोखला हो गया, लेकिन मूर्ति का शेप लिया हुआ है अंदर का पोर्शन। अब इसमें एक होल किया जाएगा एक और ऊपर से, और उसमें डाला जाएगा क्या, मेल्टेड फॉर्म में कांसा। कुछ समय बाद कांसा जम जाएगा, मिट्टी को तोड़ के हटा दिया जाएगा और कांसे का मूर्ति हाथ में आ जाएगा। यानी काफी अच्छा टेक्निक था, आज भी चलता है ये। फिर लोग सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इन सबों का इस्तेमाल कर रहे थे, पता भी था, लेकिन लोहे के बारे में लोगों को नहीं पता था। लोग धातु को गलाना, पीटना, पानी चढ़ाना सब जान रहे थे। शंख, शीशा, हाथी दांत, इन सबों का इस्तेमाल भी हो रहा था। वस्त्र उद्योग काफी अच्छा चल रहा था, बस लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा कब आएगा तो हम लोग देखेंगे वैदिक एज में, वो भी लेटर वैदिक एज के बाद आएगा लोहा, जो कि लेटर वैदिक एज में लोहा आएगा, जो कि पूरा सिविलाइजेशन में ही बहुत बड़ा चेंजेस ला देगा। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में उसे, तब तक हम लोग इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या मिला है। तो ये देखो बर्तन है जो कि हमें मिले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मिट्टी का बर्तन है इस तरीके से कुछ, जो कि आज तक इसी अवस्था में हमें मिला है, यानी इतनी मजबूती के साथ बना था, आज तक इतने हजार सालों के बाद भी ज्यों का त्यों है, टूटा नहीं है। तो समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से उसे बनाया गया होगा, कितनी मजबूती से बनाया गया होगा। दूसरा इस तरह से पुरोहित का मूर्ति मिला, ये कुछ खिलौने मिले, ये बटखरा मिला है, ठीक है, ये वजन करने के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज होता था। ये हो गया कांसे का मूर्ति, जैसा कि आप सामने ये देख रहे हो। प्रौद्योगिकी की कला, शिल्प, इसका ये एग्जाम्पल देता है। इसके अलावा और क्या क्या है तो देखो, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, घर कुछ इस तरीके से घर रहा करते थे। ये नाली हुआ करता था, है ना, नाली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये देखो नाली में आप देख रहे हो कि ना काफी अच्छे तरीके से शहर के बीचों बीच नाली दिख रहा है, हर घर से ये नाली जुड़ता था, हर घर का पानी उसमें आता था मेन नाली में। और मेन नाली जो है कहीं कहीं पे उसमें चैम्बर बना होता था, उसे खाली करके साफ करने के लिए, और फिर वो जा करके नदी में मिल जाता था। घर कुछ इस तरीके से रहा करते थे। काफी अच्छा सिचुएशन बना हुआ था, भवन, सड़क, नाली, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, सड़क भी काफी मजबूती से बना हुआ था। लेकिन सवाल आता है यहाँ पर एक और, कि देखो सड़क तो हमने देखा 90 डिग्री एंगल में, अच्छा सड़क है, नाली है, ड्रेनेज है, प्रकृति के साथ मेल मिलाप है। लेकिन सवाल आता है कि फिर ये हुआ क्या, कैसे इस इतने बड़े सभ्यता जो था वो लुप्त हो गया। तो सभ्यता के पतन के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन आज तक नहीं पता चला है, ये तो तय है, अभी तक नहीं पता चला है, मे भी फ्यूचर में पता चल जाए। लेकिन जिस कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने या विद्वानों ने जो जो कहा है, इतिहासकारों ने, वो आपके सामने है। कि गार्डन चार्ल्ड और व्हीलर ने जैसा कि कहा आर्यों के आगमन से, आर्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, वैदिक एज में। उस तरीके से हर एक का अपना अपना कुछ मत है। आइंस्टाइन ने लिखा वर्षा में कमी, लेकिन कोई एक्चुअल कारण हमें पता नहीं चलता है ना, कि कैसे ये रहस्यमय तरीके से लुप्त हुआ है। ये शहर पूरी तरीके से एक मिस्ट्री है जो कि आज तक सुलझ नहीं सका है, लेकिन जब भी सुलझेगा मैं वादा करता हूं कि आपको जीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल में तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, कब पता चलता है। लेकिन आपको ये याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मैक ने के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, या डीपी अग्रवाल के अनुसार कैसे हुआ, या गार्डन चाइल्ड या व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लेसन में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम लोग देखेंगे वैदिक एज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि बेल आइकन क्लिक करने से हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप तुरंत देख पाएं। दूसरा, अगर आप चाहें तो अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक पे, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
जिसके माध्यम से अगर आप इस लिंक पे जाते हैं, फॉलो करते हैं, मेरे बहुत सारे क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम में अगर आप जाओगे इस लिंक पे तो बहुत सारे मेरे द्वारा डाला जाता है उसमें स्टडी मटेरियल जीएस पाठशाला टीम के द्वारा, वो आपको मिलेंगे। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, पेज को फॉलो कर दो। ये हमारा जीमेल आईडी, ये बाकी वेबसाइट, ये बाकी का एड्रेस है। तो चलिए मिलते हैं आप सबों से नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट जो अपना लेसन है, जैसा कि आप सबों को फिर से मैं बता देता हूँ, वैदिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे धड़क मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो क्यों बना। वो थोड़ा यूनिक लग रहा होगा सुनने में, लेकिन वो पता चलेगा आपको वैदिक एज में कैसे धड़क मूवी का क्लाइमेक्स बना, है ना। उसका बहुत गहरा संबंध है वैदिक एज से। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। मिलते हैं तब आप सबों से नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।